Hi learner, this is Pratima Sharma. Chapter 16 CA Foundation Study Material का हमें स्टार्ट करना है, that is probability. So probability होता क्या है? किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम probability कहते हैं, ठीक है. So वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसका इंट्रो, रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स के टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस के भी अलग अलग हैं. ओके, रैंडम वेरिएबल्स. सो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इंट्रो पे जाते हैं. तो ये लिखा है द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स मतलब होता है कि इन ऑल लाइकलीहुड यानी चांसेस, ठीक है. सो जो चीजें होने की चांसेस है वही कहलाती है हमारी प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी को कंट्रीब्यूट, ये या ध्यान में रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी वर्ड का ओरिजिन हुआ है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है. फिर बाद में इसको फुल फ्लेश सब्जेक्ट बना दिया गया जो आजकल स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं. ओके, सो प्रोबेबिलिटी वर्ड के कंट्रीब्यूटर बहुत सारे हैं. देखो, प्रोबेबिलिटी वाज डेवलप्ड बाय द अब्राहम डी मॉरिसर, पीएस डी लैप्लेस जो फ्रांस के थे. ओके, थ्योरम, बेस थ्योरम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आर.एफ. फेशर वगैरह ने कंट्रीब्यूट किया. तो ये बहुत सारे पर्सन्स ने मिलकर प्रोबेबिलिटी टर्म को बनाया, ठीक है. प्रोबेबिलिटी की मेजर क्लासिफिकेशन होती है दो टाइप की. एक है पहला सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में अगर हम अपने पर्सनल जजमेंट के बेस पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ओके, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आप पर्सनल अपना जजमेंट इंक्लूड कर देते हो, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर देते हो, अपने पर्सनल बिलीफ सिस्टम जो आपका एटीट्यूड है, मतलब सब कुछ मिला के कहूँ तो सब्जेक्टिव में जिसमें बायसनेस आ जाती है. ओके, जो पर्सन अपने सोच समझ को बायसनेस के साथ अप्लाई करता है वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है, ऑलरेडी डिसाइडेड होती है. और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता, बस ये रैंडम पर बेस होता है, अनसर्टेनिटी पे बेस होता है. सारा का सारा कुछ रैंडमनेस पे बेस्ड होती है. ओके, एक और क्लासिफिकेशन होती है एम्पेरिकल, जो मैं आगे समझाऊंगी आपको, ठीक है. एम्पेरिकल के अपनी इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट देखें तो रैंडम वेरिएबल्स के टाइप्स है. रैंडम वेरिएबल्स के टाइप्स देखो, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ये आपको स्टार्ट्स में पीछा नहीं छोड़ेंगे. ओके, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट्स होती हैं जो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता. अगर मैंने कोई भी इवेंट लिया, कोई भी सेट ऑफ इवेंट करा, वो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा. ओके, सो अगर मैं सेट ऑफ द ट्रायल की बात करूं तो ये एक साथ नहीं हो सकते. बस इतना याद रखना, जैसे अगर मैं ए और बी है, ये ए है और ये बी है. ओके, सो ये दोनों क्या हो गए, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, मतलब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है और ये एक साथ दोनों नहीं हो सकते. इसको थोड़ा बच्चे कंफ्यूज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ. इंडिपेंडेंट इवेंट अलग होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अलग होता है. इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि आप एक साथ ये हो सकता है, यानी ए और बी एक साथ उसकी अकरनेस हो सकती है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ये एक साथ अकर नहीं कर सकते. ओके, बस इतना सा डिफरेंस है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की अगर बात करूं, अगर मैं ऐसे निकाल रही हूँ पी ए एंड बी, तो इन दोनों का जो मैथमेटिकल होगा वो जीरो होगा. बट इंडिपेंडेंट की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, पी ए एंड बी जैसे एंड आ जाएगा, यानी इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए एंड पी बी, इस टाइप का हो जाएगा कुछ, ठीक है. पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कभी भी ओवरलैप नहीं करते. मतलब ओवरलैप का मतलब है जैसे ये ए है और ये बी है, मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, ओवरलैप नहीं कर सकते. जैसे वेन डायग्राम में पढ़ते हो आप, ये ओवरलैप नहीं कर सकते. बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवरलैप कर सकता है, बट जरूरी नहीं कि करे. ओके, बस इतना सा डिफरेंस है. उसके बाद अब आता है एक और वर्ड है एग्जॉस्टिव इवेंट. एग्जॉस्टिव इवेंट वो होता है जिसमें आपको श्योरिटी होती है कि एटलीस्ट जो भी आपका एक ट्रायल है वो तो होना ही होना है. मतलब जिसमें आपको पता होता है कि सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट, जिसमें आपको पता है कि एक इवेंट तो होना ही होना है. जैसे अगर मैं एक डाइस को टॉस कर रही हूँ, ठीक है, डाइस को मैं फेंक रही हूँ बेसिकली, तो मुझे पता है डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, यानी कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा ना, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी. सो मतलब ये चीज है, इसमें एग्जॉस्टिव होता है जिसमें आपको कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है जो आ सकती है. एक होता है लाइकली
इवेंचुअली म्यूचुअली सिस्टमैटिक इवेंट, इन्हीं के नाम है अलग अलग, इक्वी प्रोबेबल, मतलब हर चीज के होने के इक्वल चांसेस है। जैसे अगर मैं एक टॉस करती हूँ एक कॉइन को, तो उसमें होने के चांसेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये कहलाता है आपका इक्वली लाइकली इवेंट और म्यूचुअली सिस्टमैटिक इवेंट या इक्वी प्रोबेबल इवेंट। ओके, सो ये टर्मिनोलॉजी है जो पता होनी चाहिए जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो। एक और प्रोबेबिलिटी है और भी टर्मिनोलॉजी है, एक सेकेंड, पेज नंबर 2 पर था ये, डायरेक्ट पेज नंबर 3 खुला है मेरा। ये एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो भी आप पता करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है, ये एक परफॉर्मेंस होती है जब आप कोई भी चीज कंडक्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो। जैसे मैं ट्रायल्स कर रही हूँ या फिर मैं कॉइन को उछाल रही हूँ, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट होता है। अभी इवेंट और एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम, तीन ऐसे टर्म्स है जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, बस उसमें माइनर डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंट तो बता दिया जो भी आपकी उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रोसेस है। ओके, और इवेंट जैसे एग्जांपल लो, मैं एक डाई को उछाल रही हूँ, डाई में उछालना मेरा एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और इवेंट कैसा हो सकता है, इवेंट या तो मैं उसमें से मैं कर दूं, स्पेसिफिक कर दूं कि मुझे ऑड नंबर चाहिए या इवन नंबर चाहिए, तो ये मेरी इवेंट हो जाएगी। या फिर मेरे को नेचुरल नंबर चाहिए, तो मेरे डाइज में से नेचुरल नंबर निकाल लिया, ऑड नंबर निकाल लिया, इवन नंबर निकाल लिया, तो ये इवेंट है। और आउटकम यानी 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, जो भी रिजल्ट आपके आ रहे हैं ना, तो वो आउटकम हुए। ओके, सो इवेंट और एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम में ये डिफरेंस होता है। अब इवेंट के टाइप्स हैं। इवेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सिंपल हो सकता है या फिर एलिमेंट, मतलब सिंपल और एलिमेंट्री सेम टू सेम है, एंड कंपोजिट या कंपाउंड। सिंपल में आपके पास ना एक ही रिजल्ट आ रहा है, जैसे आपने कोई कॉइन उछाला या हेड या टेल आया, वंस बार में किया आपने, एक ही बार में आपके पास या हेड या टेल। कंपोजिट में जब आप ट्रायल्स को रिपीट करते हो, जैसे मैं 2 बार कॉइन को उछाल रही हूँ, तो मेरा हेड आ गया या फिर टेल आ गया, तो ये मेरा हो जाता है कंपोजिट इवेंट। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा आपको होपफुली। नेक्स्ट, बस अभी आपके सारे इवेंट मैंने आपको बता दिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये सारा रिपीट हो चुका है। अब क्लासिकल थ्योरी भी आती है इसके बीच में, क्लासिकल थ्योरी और एम्पेरिकल थ्योरी। क्लासिकल के बाद मैं एम्पेरिकल बताऊंगी। क्लासिकल में जैसे आप क्या करते हो, कोई भी आपने अज्यूम करा कि कोई भी अपन n नंबर ऑफ इवेंट है, n नंबर ऑफ इवेंट है, यानी NA है, जो लेस देन इक्वल्स टू n है, इवेंट्स आर फेवरेबल टू A मेरा सेट ऑफ जो रिजल्ट है वो कहलाता है आपका। ओके, सो सेट ऑफ इवेंट्स, ये ना रिजल्ट है आपका, इवेंट है, तो डिफाइन करा जाता है उसको PA यानी। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट फेवरेबल टू ए, जो ए के फेवर में आने वाले नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला इस बेसिस पे निकाला जाता है। हाउएवर क्या कंसिडर किया जाता है कि एलिमेंट्री इवेंट में हम क्या फोकस करते हैं, वो दोज कॉम्पोजिट इवेंट का जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, एग्जॉस्टिव होता है, इक्वली लाइकली होता है, इन सबको डिनोट किया जाता है M से। इन सबकी मीनिंग और इसके मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये M से, अगर मैं M के साथ वैल्यू निकाल रही हूँ, तो मेरा फंक्शन ऑफ P क्या हो जाएगा कि PA यानी नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय उसी का सम, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लासिकल अप्रोच, जो बचपन से करते आ रहे हो, +9 10 में आपको सिखाया जाता है। वही चीजों को बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। एक होता है एम्पेरिकल इसमें दे नहीं रखा, बट एम्पेरिकल भी रिलेटेड है इसी से। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में वो सारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है जो आपके पास रिकॉर्ड पर बेस्ड होती है। ये किस पे बेस्ड होती है, पास रिकॉर्ड पर बेस्ड होती है। ओके, जैसे अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता होती है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनकी मोर्टालिटी रेट कितनी रही है, तो इस तरह से निकाला जाता है एम्पेरिकल, जिसमें आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ, सिंपल सा PE बनता है आपका टोटल नंबर ऑफ अकरनेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये एम्पेरिकल है। ओके, सो इसमें कहीं ना कहीं आपको पास रिकॉर्डेड आपको पता है। एम्पेरिकल का मतलब ही होता है जिसमें आपके पास फुल ऑफ एविडेंस है, एविडेंस के साथ, एविडेंस जैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास एविडेंस है
उसके पास डेटा है, जो मोर्टेलिटी रेट है उसके एजेंट्स की या फिर जो भी उसके क्लाइंट्स हैं उसके मोर्टेलिटी रेट का पता है, उसके बेस पे वो बता सकता है कि नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है। ओके, तो ये एम्पेरिकल बेस्ड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा एडिशनल था ये, उसी चीज को समझा रहे। अब इसकी लिमिटेशन देखेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशन क्या होगी है? पहली लिमिटेशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट। अब ये आप तभी कंडक्ट कर सकते हो जब आपके इवेंट जो है फाइनाइट वैल्यू के साथ है। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द इवेंट आर इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल। तो क्लासिकल में आपके हर एक इवेंट के होने के चांसेस की इक्वल होता है, ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट वो करेंगे। थर्ड है एक लिमिटेशन है कि डेफिनेशन ओनली लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, जैसे इसमें बहुत ही कम एप्लीकेशन पे अप्लाई होते हैं, जैसे टॉसिंग कॉइन के साथ, डाइस के साथ कर रहे हो, कार्ड के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो ये ज्यादा इसका ब्रॉड स्कोप नहीं है। ओके, सो ये इसकी मेजर लिमिटेशन है। और आगे एक और नेक्स्ट इसमें देखो, आप प्रोबेबिलिटी इन द कनेक्शन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स सबको पता होना चाहिए जब आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी जो पीए की वैल्यू होती है ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, पीए यहाँ पर 0 हो सकता है, मतलब पीए इज ए इज ऑन नॉन टू बी इम्पॉसिबल इवेंट। अगर पीए की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इवेंट है इम्पॉसिबल है, इवेंट हो ही नहीं सकता। और PA1 क्या बताता है कि आपके पास श्योर इवेंट है। अब यहाँ पे नॉन अकरनेस जो इवेंट होता है उसको डिनोट आप ऐसे करते हो और इसको ACB का एक की पावर C टाइप का या फिर A बार लगा के, तो ये बताता है कि ये चीजें नहीं होने वाली है। नॉन अकरनेस को मतलब अकरनेस और नॉन अकरनेस की वैल्यू मिलाकर मेरा 1 बनता है। अगर मेरे को अकरनेस पता है तो मैं नॉन अकरनेस निकालूंगी, नॉन अकरनेस पता है तो मैं अकरनेस निकालूंगी। सो यही चीजें किया हुआ है, 1 माइनस PA करके नॉन अकरनेस की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है इन्होंने, ठीक है। सो ओके, एक और अब यहाँ पे रेशियो है, रेशियो एक सेकंड पैन, the ratio of number of favorable event to the number of unfavorable event is known as odd favor। मतलब odd favor क्या होता है, जब आपके पास number of favorable event number of unfavorable event का आप निकाल रहे हो तो ये क्या कहलाता है, odd favorable। जैसे यहाँ पे दे रखा है odd favorable of A, यानी नंबर ये क्या है, इसमें आपको फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल है, सिंपली यहाँ से जो निकाल के कैलकुलेट किया इसका रेशियो, ये ऑड इन फेवर ऑफ ए, इसको क्या कहेंगे, ऑड इन फेवर ऑफ ए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट द ए, यानी अनफेवरेबल वाला पहले फिर बाद में फेवरेबल वाला। ओके, सो ये कुछ बातें जो आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ करते हो तो ये आपको ध्यान में रखनी होती है, ये कुछ अजम्पशन टाइप कह सकते हो आप। सो नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, बहुत ईजी से है। आगे सेट थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, कि सेट थ्योरी बहुत डिटेल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास। हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल का चैप्टर 16 स्टार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इंट्रो पढ़ा है, इसके इवेंट्स के टाइप पढ़ चुके हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हमें सेट थ्योरी से स्टार्ट करना है, सेट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड पे डायरेक्ट आती हूँ मैं सेट पे। सेट होता क्या है, सेट को मैं थोड़ा अपने तरीके से समझाना चाहूंगी, जो इसके अंदर वर्ड जितने भी सिंबल्स है ना आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मैं सेट को डिफाइन करती हूँ, मैं एक ब्लैंक पेज पे लेके आती हूँ आपको। पहले सेट होता क्या है, सेट की अगर मैं बात करूँ तो सेट की डेफिनेशन अलग अलग होती है, पर जो मैंने सीखी है और जो बिल्कुल सेट के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन कराई है कि सेट होता क्या है। सेट की बात करूँ क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड, कोई भी चीज जो वेल डिफाइंड है,
इसके मैं एक एक का मतलब समझाऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्यों लिया। वेल डिफाइंड, अनऑर्डर्ड चीजें होती है, अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब ये तीन फीचर पर ही सेट की पूरी बातें डिपेंडेंट है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो चीजें हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसके अंदर ऑफ सेम टाइप। ये मेरे अकॉर्डिंग है जो मैंने डेफिनेशन बनाई है। ओके, सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन अलग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप 9th-10th में पढ़ते हो तो सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द इंटीजर नंबर, सेट ऑफ द रियल नंबर। ओके, तो सेट होता क्या है, मैंने 3 बातें लिखी हैं। पहली बात की सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपके पास एक पैरामीटर है जिसके वे में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं सेट की बात करूं, सेट ऑफ द गर्ल, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गर्ल, एक लड़की हूं तो एक सेट ऑफ द मतलब गर्ल की सेट में आऊंगी। दूसरे और में भी आ सकती हूँ कि मैं अपनी फैमिली मेंबर के सेट में आ सकती हूँ। तो यानी सेट में आप ग्रुपिंग करते हो उसके फीचर के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेट हो गया। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है ना 0 और 1, अब इसको देख के कोई 2-3 जनरलाइज कर सकते हो। पहले तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये 0 और 1 से शुरू है, तो ये शायद अगर मैं सो ऑन कर दूं यहाँ पे, तो ये शायद होल नंबर है। ओके, तो इट इज अ सेट ऑफ द होल नंबर, ऐसे में बोल सकती हूँ। दूसरा कि अगर दूसरी जनरलाइजेशन इसकी क्या हो सकती है कि 0 और 1, क्या पता 1 0 और रिपीट हो, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर। तीसरा और एक तरह से और कैसे लिख सकती हूँ कि एक सेट ऑफ द नंबर है जो विच इज लेस देन 2 है और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो यानी आप सेट को देखकर कितने सारे ग्रुपिंग कर सकते हो। मतलब सेट में जो चीजें आएंगी वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर दूसरा होता है अनऑर्डर। सेट क्या होता है, अनऑर्डर होता है, मतलब इसके अंदर में जो भी एलिमेंट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हो सकता है। और तीसरा फीचर ये कहता है कि ये डिस्टिंक्ट है, मतलब इसके सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होती है वो रिपीटेशन उनमें नहीं होता। जैसे मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख रही हूँ 1 2 3, मतलब 3 3, मतलब रिपीटेशन नहीं होता। ओके, अगर एक सेट में रिपीटेशन होगा तो वो सेट ही नहीं है। तो यानी 3 चीजें बात इंक्लूड करोगे कि सेट एक वेल डिफाइंड होता है, किसी पैरामीटर पे बेस्ड होता है, अनऑर्डर होता है, इसके अंदर हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों कर सकते हैं, और डिस्टिंक्ट होता है। ओके, सो ये चीजें कहलाती है सेट। और बेसिकली सेट क्या करता है, किसी चीज की वैलिडिटी चेक करता है। कोई भी सेट की वैलिडिटी चेक करता है कि ये वैलिड है या नहीं है, यानी पैरामीटर पे बेस्ड है। ओके, तो आगे जैसे नॉर्मल बुक्स में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। सेट आर द बेसिकली यूज्ड टू ग्रुप थिंग्स, यानी आप कुछ भी आप जो थिंग्स को ग्रुपिंग कर रहे हो, एलिमेंट को टुगेदर कर रहे हो, वो सेट है। मोस्ट ऑफ द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में होते हैं। ओके, तो ये सेट है। अब सेट के 2 टाइप्स हैं। पहली सेट के 2 टाइप हैं। यहाँ में सेट की 2 टाइप है। पहला होता है कि ये टैबुलर है, ठीक है, टैबुलर है। दूसरा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ हो सकता है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा एडवांस हो जाता है। इसको टैबुलर को आप पहचान लोगे तो सेट बिल्डर अपने आप ही अलग हो जाएगा। टैबुलर बहुत सिंपल है, जिसमें आप कर्ली ब्रैकेट में आपके पास कोई भी नंबर या कोई भी सेट दिया हुआ है, मतलब इस टाइप में चलेगा। और सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में हो जाता है कि अगर मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, फिर एंड करके फिर कंडीशन लगा दी जाती है, मतलब जिसके अंदर आपको कंडीशन मिल जाएगी वो सेट बिल्डर हो जाएगा, और जो नहीं है तो वो सेट कहलाएगा, नॉर्मल सा सेट कहलाएगा। अब सेट की अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे सेट, आपको ये जो वर्ड आपको यहाँ पे बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना तो ये एक वर्ड ये आएगा आपके, तो ये आपको जो रीडिंग में आपकी समझ में हेल्प करेगा। सेट 2 टाइप के, अगर इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाती है, पहले होती है एम्प्टी सेट और दूसरा होता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। अब इसकी एक और एम्प्टी सेट में क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल क्या चीज है ये समझे। और इसका भी 2 है, यानी इनफाइनाइट और होता है फाइनाइट। इसके अंदर भी अगेन आ जाता है काउंटेबल एंड इसमें भी अगेन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसमें दोनों चीजें आती हैं आपकी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, अभी काउंटेबल चीज क्या है। काउंटेबल वर्ड की अगर मैं मीनिंग पूछूं तो इस सबसे कहते हैं ना बेसिक डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी कि एनीथिंग जो आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल हो जाता है।
बट यहाँ पर काउंटेबल का मतलब क्या है कि जो भी चीजें अगर मैं इसको अगर 1 to 1 मैपिंग कर सकती हूँ, यानी 1 2 3 से अगर मैं किसी भी डिजिट को मैपिंग कर सकती हूँ तो वो मेरा काउंटेबल हो सकता है। ओके, जैसे मैंने लिखा जैसे जेड होता है, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर। जब नंबर सीरीज पढ़ते हो तो जेड जो भी होता है इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर वैल्यू आपकी -इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक होती है, यानी ये कहलाता है इंटीजर। उसके बाद अगर मैं n लिखूं तो n क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 and 4 यहाँ से लेके यहाँ तक इंफिनिटी तक। ओके, फिर अगर मैं r की बात करूं, r आप कैसे, r को डिनोट क्या करते थे आप, रियल नंबर। अब रियल नंबर अलग होता है, रियल नंबर में भी -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी के बीच में होता है। तो यानी अगर मैं इंटीजर और नेचुरल नंबर की बात करूं तो क्या ये काउंटेबल है, तो यहाँ ये काउंटेबल है, क्योंकि जो भी इसके अंदर इंटीजर में वैल्यू होगी, यानी मान लो यहाँ पे 0 है तो -1 -2 -3 ये इधर के नंबर हो जाएंगे और सेम इधर प्लस का नंबर हो जाएगा 1 2 3। यानी अगर मैं इसको मैपिंग कर सकती हूँ ना 1 2 3 4 5, मतलब मैं इसको काउंट कर सकती हूँ, मैप कर सकती हूँ, तो ये मेरा कहलाता है काउंटेबल। ओके, अब अनकाउंटेबल क्या चीज है, जैसे रियल नंबर है। अब रियल नंबर में जैसे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू सारी आती है, जैसे 1 है और -2। अब इनके बीच में भी इनफिनाइट नंबर होता है, यानी इसके अंदर बीच में भी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक होता है, मतलब इंफिनिटी के अंदर भी इंफिनिटी होता है, इसीलिए रियल नंबर अनकाउंटेबल है। रियल नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। वो मेरे समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे इनफाइनाइट और फाइनाइट का मतलब, यानी एम्प्टी सेट में जैसे ये टर्म होती है, इसको कहते हैं 5, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 5 हो गया। ओके, 5। और नॉन एम्प्टी जिसमें कुछ सेट्स अवेलेबल होंगे, इनफाइनाइट और फाइनाइट। ओके, सो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो ये जो टर्म मैंने लिखे हैं, टर्म की मीनिंग मैंने आपको समझा दी। आप देखते हैं नेक्स्ट। अब एक और चीजें जो आप पढ़ोगे और इसके अंदर कुछ सिंबल्स हैं जो आपने +11 क्लास में ही पढ़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहला ये वाला सिंबल बताओ क्या होता है, ये वाला सिंबल क्या होता है और ये वाला सिंबल क्या होता है। ये सिंबल होता है सबसेट का। क्या होता है, सबसेट का। और ये वाला सिंबल होता है प्रॉपर सेट का, प्रॉपर सेट का। अब ये क्या कहा हमने कि सेट और प्रॉपर सेट में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने लिखा ए सुपर सेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। जैसे मैंने ए के एलिमेंट लिखा कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3, ठीक है। फिर मैंने बी के एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह जा रहा है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में तो अवेलेबल है ना, तो मैं ये कह सकती हूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, पर बी इसका सबसेट नहीं हो सकता, पर दोनों में डिफरेंस, मतलब बी की सारी वैल्यू इसके अंदर नहीं हो सकती। ओके, तो सबसेट की क्वालिटी ये होती है कि ए की सारी वैल्यू आपकी बी में अवेलेबल होगी, यानी a इक्वल्स टू बी तो होगा। पर प्रॉपर सेट में ये क्या होता है, ये वाला जो सेट है ना, ये प्रॉपर सेट है, मतलब b सारा इक्वल a नहीं हो सकता। ओके, तो अगर मैं ये वाली लाइन को लिखूं ऐसे, तो इसके अंदर ये मेरा कहलाता है सबसेट और ये वाला कहलाता है मेरा सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट। और ये जो इसकी एग्जाम्पल है ना, ये हो जाता है आपका प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट और सबसेट में डिफरेंस ये है कि सबसेट में इक्वल वैल्यू हो सकती है, बट प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं हो सकता, मतलब बी को मैं ए के इक्वल नहीं रख सकती। ओके, सो डिफरेंस हो गया ये क्लियर, डिफरेंस। ओके, अब ये सबसेट एंड सुपर सेट में डिफरेंस, एक होता है यूनियन, यहाँ पे आएगा यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में वैल्यू जितनी भी है, यानी ए और बी की सारी वैल्यू यूनियन में आ जाती है, और इंटरसेक्शन में जो ए और बी के बीच में जो कॉमन है, ठीक है, यूनियन में सारी वैल्यू आती है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ये ए है और मतलब ये बी है, बस बड़ा बना देती हूँ। ओके, जैसे मैंने ए बनाया, ए है ये, इसके अंदर बी भी होगा। ओके, तो ये यूनियन है, यूनियन में सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। और इंटरसेक्शन में होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे ए का मैंने बनाया और ये बी का वेन डायग्राम है, तो इसके बीच में जो कॉमन वर्ड हो गया मेरा क्या कहलाएगा, यूनियन। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। अब इसके जब आप एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे, अब अपने पीडीएफ पे आते हैं, जो पीडीएफ में बात करता है सेट की क्या क्या बातें हैं पीडीएफ में। ओके, सो कम टू पॉइंट। अब हमें थ्योरम्स भी पढ़नी है इसमें।
ओके सो यही देखो इसके अंदर बता रखा है ये इनफाइनाइट सेट्स है, तो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस पता चल चुका है। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, ये वाले एस से, और इसको पढ़ते हैं ओमेगा। ये जो बना रखा है ना ओम जैसा, ये ओमेगा होता है। ओके सो ये देख सकते हो कि ये डिफाइन कर रहा है, क्या रहा है, ए इज अ इवेंट, यानी कि इवेंट है, और ये क्या है, पूरा सैंपल है, ये पूरे सैंपल में एक ही इवेंट होने की चांसेस। ओके सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे एक सैंपल है 1 2 3 4 5 6 जो डाइस को थ्रो करने पर आ सकता है। तो जैसे अगर मैं ए बी सी को और डिफाइन करना चाहूँ, ए को मैंने बताया है कि एक्स इज एन इवन नंबर जो पॉइंट एस के अंदर है, यानी इसकी मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ ना, इवेंट बना रही हूँ मैं बी के ऑड नंबर के, और सी में कह रही हूँ कि जो मल्टीपल ऑफ 6 है। ओके तो अगर मैं इसको एलिमेंट देखूं तो इवन नंबर इसमें कौन कौन से हो गए, 2 4 6, और ऑड नंबर 1 2 3, एंड जो 3 के मल्टीपल है वो 2 into 6 है। तो यही सब क्लासिफिकेशन है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, यानी पी ए जो वैल्यू है आपकी अवेलेबल, यानी एस ए क्या है मेरा सैंपल पॉइंटिंग, और ये इसका सैंपल, यानी जैसे आप फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हो कि आप टोटल आउटकम है, जनरल से प्रोबेबिलिटी होती है टोटल आउटकम, यानी टोटल आउटकम यहाँ पे 6 है और इवेंट नंबर आने के 3 है, तो यानी 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो सिंपल बस इसी चीज को इन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इसी चीज को देखो, यूनियन, जो मैंने आपको यूनियन समझा चुकी हूँ कि यूनियन का मतलब क्या है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। ओके ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आती है। अब जैसे अब यहाँ पे इसका मतलब ही बता चुकी है, इसे फाइव पढ़ते हैं, इट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी चीजें कॉमन नहीं है। ओके सो ये चीजें देखो आपको ये समझ में आ जाएगी जब आप यहाँ देखोगे कि ए और बी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करती है, और ए नॉट जो इसके अंदर सैंपल में अवेलेबल नहीं होता। ओके सो अब इसके थ्योरम से पहले पढ़ते हैं। थ्योरम कहाँ गए, थ्योरम 5 थ्योरम है आपके स्टैट्स में गिवन। सेट थ्योरी के बाद ही था। चलो मैं आपको यही बता देती हूँ, शायद इसके बाद है थ्योरम, जो मैं थ्योरम ढूंढ रही हूँ। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है उसकी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या इसके बाद ओके अब ये क्या होती है, एक्सियोमैटिक कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है मेरी। आगे ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी की है। ओके तो इसके अंदर सैंपल एस है और जो रैंडमनेस ए को बता रहा है। अब इसके अंदर देखो, ये देखो सुपर सेट की, ये सुपर सेट है ना, इसका सिंबल आपको क्लियर हो गया होगा कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। अब इसके अंदर कुछ इसके एक्सियोम्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप अगर जो भी आपकी पी ए है वो ग्रेटर देन 0 इक्वल से होगी, ठीक है, तभी ये सुपर सेट बनेगा। ओके पीएस की वैल्यू यानी सैंपल की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और ये आप जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो यूनिवर्स में तो सब कुछ आ गया ना, और इसको इक्वली मतलब इंडिविजुअली इसको प्लस कर दिया जाता है। ओके सो इसके अंदर बस यही है कि मॉडर्न थ्योरी को समझा रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है और इसका एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखो थ्योरम है, कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं, ये थ्योरम कैसे रेलेवेंट है आपके लिए। ओके सो पहला आ रखा है, पहला थ्योरम कहता है कि फॉर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए और बी द प्रोबेबिलिटी आइदर ए और बी अकर, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि या तो ए होगा या तो बी होगा, कभी इन्होंने आइदर वर्ड यूज किया। ओके सो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ए और बी, ए यूनिवर्स बी। ओके सो जैसे ए और यूनिवर्स बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसको मैं निकालने के लिए मेरे को जो भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा निकलेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक साथ आप कैसे निकाल सकते हैं। बट इसके अंदर लूप होल है, लूप होल कैसे हैं, जो आपको थ्योरम नंबर जो 3 है वो आपको बताएगा कैसे लूप होल है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, पहला इलस्ट्रेशन कैसे बोल रखा है कि अगर a number is selected from the first 21st natural number,
हम नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर में, जिसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 4 और 5 से, यानी ये PA हो गया, ये PB हो गया। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 1 से लेके 5 नेचुरल नंबर में 4 से डिविजिबल है और 1 से लेके 5 में नेचुरल नंबर में 7 से डिविजिबल है। यानी A का सबसेट बनाया है इन्होंने, सेट बनाया है। ये देखो ये नंबर जो आते हैं आपके 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये कौन से नंबर हो गए जो 4 से डिविजिबल हो गए, सेम एज यहाँ पे B से डिविजिबल हो गया। यानी हमारे पास जो स्पेस यानी जो सैंपल है वो पूरा है। ओके, तो अब इसके अंदर कॉमन देखो, इसके अंदर क्या कुछ भी कॉमन है? हमने पता किया नहीं। तो यानी इसके अंदर जो इंटरसेक्शन वैल्यू यानी A इंटरसेक्शन B जो है पाई है, मतलब कुछ भी कॉमन है। पाई को कहते हैं नल है, ये नल जिसमें बात करते हो। तो ये हमने कह दिया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब इसको कैसे इकट्ठा कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर मैं इसका यूनियन निकालने बैठूं तो कैसे हो, PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इन्होंने एक साथ ही लिख दिया है, शायद थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितने नंबर ऐसे आ सकते हैं? 6 नंबर आ सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी, और इसके टोटल आउटकम 6 है, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है, कितने नंबर हमारे आ सकते हैं? 1 2 3 by 25। तो यानी A यूनियन B निकालने के लिए दोनों को प्लस करा, डिवाइड करा, तो अब डिवाइड करा, उसके बाद देखो तो हमारे पास आंसर क्या आया, इसको पूरी तरह से हमने डिवाइड किया तो हमारा आया आंसर 0.36। मतलब फिर भी कोई चांसेस है ना, पूरी तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, और एक और एग्जांपल हेड और टेल के थ्रू समझा रखा, मतलब हेड टॉयज कॉइन के थ्रू समझा रखा है। कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं और क्या क्या वैल्यू आ सकती है, गेटिंग 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स आने की। तो ये उसी एग्जांपल पे बेस्ड है, सेम जो मैंने अभी आपको बताया, इसी को और इन्होंने इलस्ट्रेट किया हुआ है। ओके, सो थ्योरम नंबर 2 देखिए। थ्योरम नंबर 2 कहता है कि फॉर एनी के कोई भी यहाँ पे सेट है जो ग्रेटर देन 2 है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब यहाँ पे कितने भी इवेंट हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 4 7, मतलब कांस्टेंट कितने भी इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर एंड सम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कि एटलीस्ट उनमें से आएगा और के की इवेंट है। मतलब आप ये सिंपल साइज थ्योरम 2 का मतलब ये है कि आप कई सारे इवेंट्स का एक साथ यूनियन निकाल सकते हो। बेसिकली ये जो आपका एक्सटेंशन है थ्योरम नंबर 1 का, मतलब उसके अंदर हम 2 इवेंट में डील कर रहे थे, यहाँ पे इवेंट्स के नंबर ज्यादा हो गए, यानी इवेंट 1 2 3 4 इस तरह करके। अब थ्योरम 3 कहता है कि फॉर एनी 2 इवेंट्स यानी A और B, प्रोबेबिलिटी ऑफ either A or B occur is given by sum of individual of probability, और इस मतलब इसमें जो probability given है, मतलब यहाँ पे A की आने की ज्यादा चांसेस है, B की कम है। साइमल्टेनियसली तो हो रहा है, जैसे A यूनियन B निकालूं और A प्लस B का, और इन दोनों के बीच में जो होने की लिटरल चांसेस थे ना वो हटा दूं तो मेरा एग्जैक्ट निकल जाएगा। ओके, और ये थ्योरम नंबर 1 से ज्यादा जस्टिफाई करता है अपने आप को। ओके, जैसे एक एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे, एक एग्जांपल यहाँ देखो, फिर भी यहाँ पे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनता है। ओके, यहाँ लिखा नंबर ऑफ सिलेक्टेड रैंडम फर्स्ट 100,000 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वुड बी द मल्टीपल ऑफ 5 और 9। जैसे 5 और 9 होने के क्या क्या इसके अंदर प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो सिंपल पहले आपने एलसीएम निकालने, कॉमन वैल्यू पता कर ली हमने, कॉमन वैल्यू पता करा 45 आ गया। अब 1000 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, मतलब 200 इवेंट ऐसे होंगे जो फुली डिविजिबल बाय 5 होंगे। अब ऐसे आप फुली डिविजिबल बाय 9 है तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर पार्ट बच जाता है, उस रिमाइंडर पार्ट को इन्होंने लिखा। ठीक है, सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 200 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी, मतलब 5 से फुली डिविजिबल वाले जितने भी नंबर है वो कितने हैं, 200 है, मतलब पूरे 1000 सेट की सीरीज में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में अब इसके अंदर कुछ बच गया तो ये 22 है। ओके, तो फिर इसी में फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, अगेन सिंपल से एग्जांपल, इसमें फिर से 3-4 एग्जांपल के थ्रू समझा रखा। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 देखिए। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है कि 3 इवेंट्स है आपके पास, A B C है, तो एटलीस्ट 1 इवेंट अकर इज गिवन, मतलब अगर आपको एक ही इवेंट निकालनी है, आपके पास 3 इवेंट गिवन है, तो इसमें पहले तीनों का इंडिविजुअल, फिर इन दोनों का यूनियन, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन,
और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज है आपने हटा दी, ओके। फिर इकट्ठा वाले इंटरसेक्शन, ओके। तो जो आपका बच गया वो कहलाएगा आपका जो एक इवेंट होने के चांसेस है, ठीक है। सो एक और इसी चीज के बेस पे एग्जांपल है। अब लास्ट पढ़ते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट हमने सेट कंप्लीट कर लिया। कंडीशनल, अब इसमें एक और, इसके बाद ही एक और आपका बनता है थ्योरम नंबर 5 है जो इसके बाद है, ओके। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? जितनी भी अभी तक आपने पढ़ा है ना वो सारा का सारा कौन था? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अभी तक हमने डिस्कस किया, टेक्निकली जो था अनकंडीशनल था, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी था। जो अब हम डिस्कस करेंगे वो कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब ये कंडीशनल है, मतलब इसके अंदर कंपोजिट मतलब दो चीजें हो सकती है, यानी कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसी चीज को लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली इज नॉन एज द कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी डिनोटेड बाय दिस। मतलब इसके अंदर जो कॉमन है यानी इंटरसेक्शन वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको आप, अगर आपके पास ज्यादा इवेंट है, एक से ज्यादा इवेंट हो जाती है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी, इस तरह से आप सो फॉलो कर सकते हो, ओके। सो ये इसके अंदर ये भी था। अब यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना, जब आप ऐसे निकालते हो बी ओवर ए, तो बी ओवर ए जब भी निकाल रहे हो तो आपकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू ये डिवाइड में जो बेस है यहाँ पर वही होना चाहिए। इसमें देखो बेस है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, बट जो इसकी जो बेस है वो सेम रहेगा। सेम एज यहाँ भी ये चीज समझाने की कोशिश करी है कि बेस है, अगर आपकी 0 आ जाता है आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो जो आपका इवेंट है इम्पॉसिबल है। सेम एज अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 हो जाता है तब भी आपका इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, ओके। सो एक और इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ और प्रॉपर्टीज थी, एडमिट। अब थ्योरम ऑफ कंपाउंडेड है, इसी चीज को देखो, कंपाउंडेड थ्योरम में कह रही है 5 थ्योरम है आपके। 5वां थ्योरम ये कहता है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ अनकंडीशनली प्रोबेबिलिटी ए एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो हम ऑलरेडी जो ए है वो ऑलरेडी अकर हो चुकी है और बी जो नहीं, देखो ए यूनियन बी निकालने के लिए ए निकाला, फिर इसमें जो चीजें नहीं है वो उसको एक्सक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे बार बार आपको क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड जो आपका ए है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिंपल। उसी तरह से आपके पास 3 इवेंट आ जाती है जो ज्वाइंटली अगर होती है, तो अलग अलग करके इसको निकाला हुआ है, इसका पार्ट एक्सक्लूड कर दिया, इसका पार्ट एक्सक्लूड कर दिया, इसका पार्ट एक्सक्लूड कर दिया, सो सिंपल, ओके। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज भी थी कुछ, सारे एग्जांपल समझा रखे हैं आपको। रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रैंडम वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी है रैंडम के लिए, स्टोचैस्टिक वेरिएबल। स्टोचैस्टिक वेरिएबल जो डिफाइन करता है सैंपल में से जो आप एसोसिएटेड है, आप रैंडमली उसको निकाल रहे हो, ओके। आर इज अ साइनिंग ऑफ रियल नंबर। जैसे एग्जांपल दे रखा है, अगर आपके पास एक कॉइन है जिसको आपने 3 बार टॉस किया, तो 3 बार टॉस करने पर आपके सैंपल क्या क्या हो सकते हैं, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे हेड 3 बार हेड आ सकते हैं, 2 बार हेड, सो ऑन। तो इस तरह से इन्होंने और इसको डिफाइन कर दिया एक्स की वैल्यू, मतलब जो भी आपका जो एक्स कैपिटल लेटर में पहली बार तो डिनोट करते हैं जो भी आपके इवेंट्स हैं, ओके। सो जैसे यहाँ पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक साथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ओके। सॉरी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी किस में 0 होगी, जब सारे के सारे आपके टेल आ जाएंगे, ओके। टेल आ गए, अगर सारे के सारे टेल आ गए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। और x1 में इसके अंदर देखो एक हेड तो है ना, एटलीस्ट एक हेड आ रहा है, तो ऐसे कितने इवेंट हो गए। और x2 में बता रहा है कि जिसमें 2 हेड आने वाले, 2 हेड यहाँ पर आ गए, और सेम एज x3 जिसमें 3 हेड है। तो वही बस रैंडम को बता रहा था। और एक और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें कुछ नहीं, जो रिलेटिव जो एसोसिएटेड है वैल्यू,
जो भी आप वैल्यू कर रहे हो एसोसिएटेड कितनी है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को P1 P2 से डिनोट करते हैं और एक साथ लिख के टोटल इसका सम तो सबको पता है, प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 0 होता है। और ये फंक्शन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन x ग्रेटर देन 0, अगेन रिपीट कर रखा है कि वैल्यू अगर 1 आ गई तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी 0 आ गई तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। सो यही चीज को वापस लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब एक्सपेक्टेड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती है कि जो आपकी रैंडम वेरिएबल्स में क्या क्या है, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का निकालने का फार्मूला, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी गिवन एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए पर्टिकुलर आप अकेला निकालना चाहते हो तो ये सेम पर्सन होता है। वेरिएशन निकालने का फार्मूला, वेरिएंस को हम इससे इंक्लूड करते हैं ना सिग्मा ई स्क्वायर। ओके, सो ये चीज में समझाया कुछ नहीं है इसके अंदर, ये फॉर्मूले हैं जो आपको प्रैक्टिकल्स में हेल्प करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी देखें एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ कांस्टेंट के की कांस्टेंट है तो के लिखा हुआ है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कांस्टेंट के होती है, जैसे ई के, जैसे पी ए पी ई निकालते हो आप। एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर आप जो होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ टू वेरिएबल इक्वल होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर, मतलब उनके इंडिविजुअल के भी अगर हम सम कर दें तो इसके इक्वल होगा। जैसे एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन इक्वल होगा ई एक्स और ई वाई। ओके, अब इसका प्रोडक्ट भी है जिसको आप इंटरचेंजेबल कर सकते हो, और इसमें दो प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल प्रोवाइडेड टू वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो अगर वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट है तो अगर एक्स वाई आपके साथ है तो अकेले आप निकाल सकते हो, और एक्स वाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, तो कुछ पास नहीं है प्रॉपर्टी, बस इसे रीड कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास।